हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे कि भौतिक प्रदेश राज्य के अंतर्गत हम कितने भागों में बांटते हैं। जब तक ये स्टेटमेंट ना हो कि किस आधार पे जैसे मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि धरातल के आधार पे या उच्चावच के आधार पे राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, या कई बार ये पूछा जाता है कि जलवायु के आधार पे भौतिक प्रदेश कितने हैं, या हम कहें वर्षा के आधार पे भौतिक प्रदेश। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वह हमारा उच्चावच के आधार पर, उच्चावच कहें या हम कहें धरातल के आधार पर भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश किस आधार पे, उच्चावच के आधार पे या हम कहें धरातल के आधार पे। तो हम राज्य को 5 भागों में, अपने राज्य को हम 5 भागों में धरातल या उच्चावच के आधार पे 5 भागों में इसको हम बांटते हैं। उच्चावच या धरातल होता क्या है भौतिक प्रदेश? उच्चावच का अर्थ होता है ऊंचा नीचा, अर्थात हमारे राज्य की जो धरातलीय संरचना है वह किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए ये हमारे राज्य है, ये हमारा राज्य है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ की जो धरातलीय संरचना है वो वही धरातलीय संरचना हमारे ऊपर भी होगी, क्योंकि हमारे राज्य में इस क्षेत्र में क्या है, मैदानी है, फिर इसमें क्या है, हल्का सा समतल सी घाटियाँ हैं, फिर हल्के हल्के क्या है, पर्वत है, फिर के उससे ऊपर देखें तो बड़े बड़े क्या है, पर्वत है जो कि बर्फ़ से ढके हुए, बीच में नदी घाटियाँ हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर हम अपने राज्य को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रम वाइज हम देखेंगे कि राज्य के जो भौतिक प्रदेश है धरातल के आधार पे हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे। तो राज्य का सबसे दक्षिणतम जो भौतिक प्रदेश है वह है दोस्तों आपका मैदानी क्षेत्र। राज्य का सबसे दक्षिणतम जो भौतिक प्रदेश है वह आता है आपका मैदानी क्षेत्र। ये आपका 5वें नंबर का क्या है, भौतिक प्रदेश है। राज्य का सबसे दक्षिणतम भौतिक प्रदेश क्या है, मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत या हम कहें इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राज्य के 2 जनपद आते हैं। एक आपका हरिद्वार आता है, एक आपका क्या आता है, उधम सिंह नगर आता है। फिर मैदानी क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें, इसके उत्तर में जो अगला भौतिक प्रदेश आता है वह है दोस्तों आपका तराई एवं भाबर क्षेत्र। तराई एवं भाबर, तराई एवं भाबर क्षेत्र। दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है मैदानी क्षेत्र के उत्तर में वह आता है आपका तराई एवं भाबर क्षेत्र। अब तराई एवं भाबर क्षेत्र के ऊपर जो अगला भौतिक प्रदेश आता है राज्य का वह है आपका शिवालिक। शिवालिक भौतिक प्रदेश आपका इस प्रकार से हल्के हल्के उसमें क्या है, पहाड़ियाँ हैं, इसे कहते हैं शिवालिक, या हम इसे क्या कहते हैं, बहाया। इसे ही हम क्या कहेंगे, बहाय हिमालय भी कहते हैं। इसे हम शिवालिक भौतिक प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इसे हम बहाय हिमालय इसलिए कहते हैं कि होता क्या है कि यहाँ से दोस्तों आपके क्या है, पहाड़, यहाँ से आपके पहाड़ों की शुरुआत शुरू हो जाती है, अर्थात यहाँ से आपका हिमालय शुरू हो जाता है। हिमालय का जो बाह्य स्वरूप है वह क्या है, वह यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि ये है क्या आपका दक्षिणतम हिमालय, क्योंकि उत्तरी हिमालय आपका इधर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणतम हिमालय। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। यहीं से आपका हिमालय की शुरुआत हो जाती है। अब होता क्या है कि तराई एवं भाबर क्षेत्र ये तो आपका पूरा कैसा है, समतल सा क्षेत्र है। लेकिन इसके बाद जो आपका दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है वह आपका क्या है, शिवालिक। शिवालिक की जो विशेषता है यहाँ पे क्या है, हल्के हल्के क्या है, पहाड़ है। अब ये दो जब कभी दो विपरीत धरातल अलग होते हैं, जब कभी जो विपरीत धरातल अलग होते हैं कि उनके बीच में एक विशेष क्षेत्र बनता है, उनके बीच में एक विशेष क्षेत्र बनता है। इस प्रकार से एक विशेष क्षेत्र बनता है जो इन दोनों भौतिक प्रदेशों को क्या करता है, अलग करता है। तो जब कभी जो विपरीत धरातल होते हैं, जो विपरीत धरातल अर्थात जो शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक की धरातलीय संरचना किस प्रकार से है, यहाँ पे क्या है, पर्वत से है, जबकि तराई एवं भाबर क्षेत्र में क्या है, समतल सा है। तो ये क्या आपस में विपरीत है। इनके बीच में जो एक
क्षेत्र बनता है, जो इनको अलग करता है, उसे कहते हैं भ्रंश। तो इसी प्रकार से शिवालिक भौतिक प्रदेश तराई एवं भाबर क्षेत्र को जो भाग, जो क्षेत्र, जो भ्रंश अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं, HFF। उसे हम क्या कहते हैं, HFF। HF अर्थात हिमालय, उसे कहते हैं हम हिमालय फ्रंट फोल्ड। याद रखेंगे दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, हिमालय फ्रंट फोल्ड। हिमालय फ्रंट फोल्ड किसे कहेंगे, शिवालिक एवं तराई एवं भाबर क्षेत्र को जो भाग अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमालय फ्रंट फोल्ड। अब शिवालिक और बाह्य हिमालय के बाद जो अगला भौतिक प्रदेश आता है उसे कहते हैं हम मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ इस प्रकार से है, छत बिछत पहाड़ियाँ, टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं, स्पष्ट इसकी संरचना नहीं है। इस प्रकार से छत बिछत इसकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं, टूटी फूटी, स्पष्ट रूप से इसकी कोई पहाड़ियाँ नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या है, महान हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उन्होंने मध्य हिमालय को क्या कर दिया, टूट दिया है। क्या कि इसी हिमालय में, इसी मध्य हिमालय में क्या है कि सर्वाधिक क्या पाई जाती है, आपकी नदी घाटियाँ पाई जाती है। इसे कहते हैं हम, इस भौतिक प्रदेश को कहते हैं हम मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय और शिवालिक, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एक पतली सी और संक्रमण सा क्षेत्र है, पतली सी संक्रमण सी एक घाटी है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं, एक पतली सी है संक्रमण सी क्षैतिज मीन्स होता है लेटी हुई, अर्थात इस घाटी को, इस क्षेत्र को दोस्तों हम कहते हैं MCT। याद रखेंगे, इसे कहते हैं MCT अर्थात मेन बाउंड्री, इसे हम कहते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसे कहते हैं हम MBT अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है इसके पश्चिम में, क्योंकि ये राज्य का पश्चिमी क्षेत्र है, यह राज्य का क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है, यह राज्य का पूर्वी क्षेत्र है। इस MBT अर्थात जो ये क्षेत्र है, ये संक्रमण सा जो क्षेत्र है, यह जो घाटी है, इसे पश्चिम में हम दून कहते हैं। इस क्षेत्र को पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, जबकि पूर्व में इसे हम क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो राज्य के कुछ प्रमुख दून है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा दून, जैसे राज्य का सबसे बड़ा दून क्या है, देहरादून है। राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून की चौड़ाई की अगर हम बात करें, इस देहरादून राज्य का जो सबसे बड़ा दून है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राज्य का जो सबसे बड़ा दून है देहरादून की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई, इस दून घाटी की जो चौड़ाई है वह है आपकी 25 किलोमीटर, जबकि इसकी लंबाई है दोस्तों 75 किलोमीटर। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, देहरादून की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग इसकी औसत ऊंचाई है 660 मीटर, इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। तो ये जो क्षेत्र है, इसका जो राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है। अगर हम राज्य का सबसे पश्चिमी दून की बात करें, राज्य का सबसे पश्चिमी दून की अगर हम बात करें तो राज्य का सबसे पश्चिमी दून आता है पछुआ दून। राज्य का सबसे पश्चिमी दून आपका क्या है, पछुआ दून। राज्य का सबसे पश्चिमी दून है पछुआ दून, जबकि राज्य का सबसे पूर्वी दून, अगर हम बात करें पूर्वी दून की, तो राज्य का सबसे पूर्वी दून भी पूर्वी दून ही है। राज्य का सबसे पूर्वी दून आपका पूर्वी दून ही है। और कुछ प्रमुख दून है, अगर हम कुछ प्रमुख दूनों की बात करें, जैसे आपका आ गया पछुआ दून और देहरादून, ये दोनों ही देहरादून जनपद में है। जबकि अगर हम बात करें चौखंब दून व कोठारी दून, ये दून आपके पौड़ी जनपद में है। कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में। जबकि दो और दून है जो प्रमुख दून है, वह है आपके पाटली दून और एक आता है आपका कोटा दून। कोटा और पाटली दून दोनों के दोनों दून आपके नैनीताल जनपद में है, नैनीताल जनपद में है। देहरादून जो है इस घाटी में आता है, MBT जोन में आता है। किस में आता है, MBT जोन में आता है।
तो ये राज्य के कुछ प्रमुख दून है, चौखंब दून, कोठारी दून जो कि आपकी पौड़ी गढ़वाल में आते हैं, जबकि पाटली और कोटा दून जो आपके नैनीताल में आते हैं। और राज्य का जो सबसे पूर्वी दून है वह पूर्वी दून है, तथा राज्य का सबसे पश्चिमी दून की अगर हम बात करें तो वह कौन सा है, पछुआ दून, जो कि आपके देहरादून जनपद में आता है। अब मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक भौतिक प्रदेश को जो भाग अलग करता है, जो इनको विभाजन का कार्य करता है, वह कौन सा, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब मध्य हिमालय के बाद जो राज्य का सबसे अंतिम भौतिक प्रदेश है वह है दोस्तों आपका महान हिमालय। वह कौन सा है, महान हिमालय। महान हिमालय की संरचना इस प्रकार से, स्पष्ट संरचना इसकी, महान हिमालय की स्पष्ट संरचना है। राज्य का सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश कौन सा है, महान हिमालय। महान हिमालय की स्पष्ट पहाड़ियाँ, इतनी स्पष्ट पहाड़ियाँ हैं कि इन पर्वतों को हम क्या देते हैं, नाम ही देते हैं। जैसे कि इसको नंदा देवी, इसे हम कामेश, सुनंदा, इस प्रकार से इन पर्वतों को हम क्या देते थे, नाम दे देते हैं। अब महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भी एक क्या है, संक्रमण सा क्षेत्र है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दोस्तों एक क्या है, संक्रमण सा क्षेत्र है, जो इन दोनों भौतिक प्रदेशों को क्या करता है, अलग करता है। इसे हम कहते हैं एमसीटी, इसे कहते हैं हम एमसीटी, याद रखेंगे, इसे कहेंगे हम एमसीटी। एमसीटी अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे कहते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। एमसीटी जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय को क्या करता है, अलग करता है। जबकि जो एमबीटी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, वह मध्य हिमालय और शिवालिक या हम कहें बाह्य हिमालय को क्या करता है, अलग करता है। जबकि जो एचएफएफ है अर्थात हिमालय फ्रंट फोल्ट है, वह शिवालिक तथा तराई एवं भावर क्षेत्रों को क्या करता है, अलग करता है। महान हिमालय के बाद ये हमारे राज्य में क्या है, ट्रांस हिमालय का विस्तार है। ये क्या है, ट्रांस हिमालय का विस्तार है। ट्रांस हिमालय का क्या है, विस्तार है। ट्रांस हिमालय का क्या है, विस्तार है। राज्य के अंतर्गत हमारे राज्य में ट्रांस हिमालय का कोई भौतिक प्रदेश नहीं बनता है, बल्कि इस हिमालय, ट्रांस हिमालय का कुछ भाग हमारे राज्य के अंतर्गत आता है। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम और बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे, ताकि इससे हमारी जो इन भौतिक प्रदेशों को अलग करता है उनको हम अच्छे से समझ सकें। अगर हम बात करें, कई बार यह क्वेश्चन बन जाता है कि भौतिक प्रदेशों का क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो हम पढ़ेंगे आज उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वह है महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय के बाद दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वह है दोस्तों आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद अगला जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक कहे या हम इसे कहें बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है। और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका तराई एवं भावर क्षेत्र। तराई एवं भावर क्षेत्र, तराई एवं भावर क्षेत्र। और जो राज्य का सबसे दक्षिणतम भौतिक प्रदेश है वह है आपका मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र, और यही राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, जबकि राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपका कौन सा है, मध्य हिमालय। अब याद करेंगे कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को जो भाग अलग करता है उसे कहते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद करने के लिए आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं MCT। मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक को जो भाग अलग करता है उसे कहते हैं हम MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसे क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MBT।
अब शिवालिक और बाह्य हिमालय तथा तराई एवं भाबर क्षेत्र को जो भाग अलग करता है उसे कहते हैं HFF, अर्थात हिमालय फ्रंट फोल्ड। उसे क्या कहते हैं हम? हिमालय फ्रंट फोल्ड। राज्य के जो भौतिक प्रदेश हैं उच्चावच के आधार पे कहे या हम कहें धरातल के आधार पे राज्य को हम पांच भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। जो राज्य का सबसे पहला भौतिक प्रदेश है वह है महान हिमालय, फिर दूसरा मध्य हिमालय, फिर तीसरा शिवालिक या हम कहें उसे बाह्य हिमालय, या हम चौथा है तराई एवं भाबर क्षेत्र, और राज्य का सबसे अंतिम जो भौतिक प्रदेश है वह है मैदानी क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक भौतिक प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका मैदानी क्षेत्र। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, दक्षिण से जाएंगे उत्तर की ओर, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र। अब इस भौतिक प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले देखेंगे कि इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राज्य के दो जनपद आते हैं। एक आपका आता है हरिद्वार और एक आता है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। हरिद्वार जो है पूर्ण रूप से मैदानी जिला है। एक विशेषता आपको याद रखना है कि हरिद्वार जो है वह पूर्ण रूप से क्या है? मैदानी जिला है। जबकि उधम सिंह नगर जो जनपद है, इस जनपद के अंतर्गत राज्य के 3 भौतिक प्रदेश आते हैं। 3 भौतिक प्रदेश को आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला आ जाता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो भौतिक प्रदेश है वह इस जिले के अंतर्गत आता है। दूसरा भौतिक प्रदेश इस जिले के अंतर्गत कौन सा आता है, आपको याद रखना है कि तराई एवं भाबर क्षेत्र। तराई एवं भाबर क्षेत्र। और तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वह इसमें है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ भी इस जनपद के अंतर्गत आते हैं। तो ये हरिद्वार पूर्ण रूप से मैदानी जिला है। जबकि उधम सिंह नगर जो जनपद है उसके अंतर्गत राज्य के 3 भौतिक प्रदेश आते हैं, मैदानी क्षेत्र, तराई एवं भाबर क्षेत्र और शिवालिक। अगली जो विशेषता है वह आपको याद रखना है कि यह राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। मात्र इसका विस्तार हमारे राज्य के अंतर्गत 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है। अगली जो विशेषता है इस भौतिक प्रदेश में आपको याद रखना है कि इसी मैदानी क्षेत्र में गंगा का मैदान मात्र 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर गंगा का मैदान कितना है? 4 किलोमीटर है गंगा का मैदान। नदियाँ कहाँ से आती है? महान हिमालय से। और महान हिमालय से जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लाती है। इसी प्रकार से गंगा नदी के द्वारा हरिद्वार जनपद में, याद रखिए मात्र हरिद्वार जनपद में गंगा का मैदान कितना है? 4 किलोमीटर है। फिर इसका निर्माण क्या है? महीन कणों से हुआ है। नदी अपने साथ क्या लाती है? महीन कण यानी मिट्टी, बारीक सी मिट्टी अपने साथ लाई है। तो यह क्षेत्र क्या है जिसके कारण यह क्षेत्र कैसा है? उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है? उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसकी जो कुछ विशेषता है मैदानी क्षेत्र की, सबसे पहली जो विशेषता है यह राज्य का सबसे दक्षिणतम भौतिक प्रदेश है। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि यह राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। मात्र 7 किलोमीटर इसका हमारे राज्य में क्या है? विस्तार है। इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत 2 जनपद आते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार जो है पूर्ण रूप से आपका क्या है? मैदानी जिला है। जबकि उधम सिंह नगर जो है इस जिले के अंतर्गत 3 भौतिक प्रदेश आते हैं। मैदानी क्षेत्र भी आता है, तराई एवं भाबर क्षेत्र भी आता है और आपका शिवालिक भौतिक प्रदेश भी आता है। फिर गंगा का मैदान जो कि मात्र आपका कहाँ पे है? जो कि मात्र 4 किलोमीटर है गंगा का मैदान हमारे राज्य के अंदर, और केवल कहाँ पे? हरिद्वार जनपद में है। तो ये क्षेत्र कैसा है? उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कृषि यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। फिर अगला जो भौतिक प्रदेश है वह है आपका मैदानी क्षेत्र के ऊपर तराई एवं भाबर क्षेत्र। अगला है तराई एवं भाबर क्षेत्र। अब तराई को हम अलग से पढ़ेंगे और भाबर को हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र के ऊपर जो है वह है आपका तराई भौतिक प्रदेश, तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र का
आपको याद रखना है कि इसका निर्माण, सबसे पहली विशेषता क्या रखना है कि इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों से हो रखा है। किससे हो रखा है? नदी के द्वारा लाए गए महीन कणों से हो रखा है। महीन कण क्या होते हैं? नदी के बहुत छोटे, नदी अपने साथ क्या लाती है? मिट्टी। तो मिट्टी के बारीक बारीक से क्या है? कणों से इसका निर्माण हो रखा है। और यही महीन कण जो होते हैं वह क्या होते हैं? दोमट मिट्टी। अब दोमट मिट्टी जो होती है वह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये क्षेत्र सबसे पहली विशेषता क्या बन जाएगी कि कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र, सर्वाधिक उपयुक्त। ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इतना उपयुक्त है कि यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं के अलावा बंगाल, हरियाणा, पंजाब के लोग भी इस क्षेत्र में बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में गढ़वाल कुमाऊं के अलावा बंगाल के लोग, या हम कहें पंजाब, हरियाणा के लोग इस क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो कि कृषि कार्य या हम कैसे कुछ अन्य व्यवसायों पे लगे हुए हैं। दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में आपके क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं कि जैसे ये है आपके पाताल तोड़ कुएं, यानी गहरे गहरे तालाब, गहरे गहरे क्या है? गहरे गहरे क्या है? तालाब है। जैसे मान लीजिए नैनीताल झील, इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना कि पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में गढ़वाल कुमाऊं के अलावा अन्य जगहों के लोग भी रहते हैं जो कि कृषि कार्य किसी भी व्यवसाय पे लगे हुए हैं? तो बंगाल, पंजाब, हरियाणा के लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं। अब तराई क्षेत्र के बाद जो अगला भौतिक प्रदेश है, तराई क्षेत्र के उत्तर में अगला जो भौतिक प्रदेश है वह है भाबर, वह है आपका भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि भाबर क्षेत्र, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि भाबर क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है, भाबर क्षेत्र की औसत ऊंचाई, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाबर क्षेत्र की, या कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाबर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है कि भाबर क्षेत्र की औसत जो ऊंचाई है वह कितनी है? 1200 मीटर। भाबर क्षेत्र की क्या है? औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, सब 1200 मीटर है। फिर हम देखेंगे भाबर क्षेत्र का निर्माण। अब भाबर क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो जैसे मान लीजिए महान हिमालय से ये क्या है? नदियाँ प्रभावित हो रही है। तो महान हिमालय से जब नदियाँ आती है तो नदी अपने साथ क्या लाती है? अवसाद लाती है। अवसाद अर्थात क्या लाती है? कंकड़, पत्थर, बालू। तो धीरे धीरे नदी ने क्या करा? जब नदी आती गई, महान हिमालय से नदी प्रभावित हुई, तो नदी अपने साथ क्या लाई? कंकड़, पत्थर, बालू, और धीरे धीरे यहाँ बिछाती गई। धीरे धीरे इस प्रकार से मोटे मोटे कंकड़, पत्थर, बालू इस प्रकार से बिछाती गई। तो एक विशेषता आपको याद रखना है कि इसका निर्माण, और जो दूसरी जो है कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर यहाँ बिछाती गई, और छोटे छोटे बारीक से कण जो है तराई क्षेत्र में ले जाती गई। तो एक विशेषता आपको याद रखना है कि भाबर क्षेत्र का जो निर्माण है वह किससे हो रखा है? बालू से, या हम कह सकते हैं मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो पहली विशेषता आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र का निर्माण बालू से हुआ है। बालू या मोटे कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, बालू से इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार से बिछाती गई। अब नदी जब इस प्रकार से बिछाती गई तो नदी क्या हुई? एक समय में नदी यहाँ पे विलुप्त हो गई। एक समय में यह नदी क्या होगी? विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गई अर्थात हम कह सकते हैं कि नदी क्या होगी? अंदर ही अंदर क्या है? बहने लगी। तो दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है इस भौतिक प्रदेश की, कि इस भौतिक प्रदेश में नदियाँ जो है अंतर्वाहिनी, अंतर्वाहिनी अर्थात अंतर्वाहिनी, या हम कहें विलुप्त हो जाती है। किस भौतिक प्रदेश में नदियाँ अंतर्वाहिनी जाती है, अंतर्वाहिनी प्रभावित होती है? तो आपको याद रखना है कि भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती है? अंतर्वाहिनी या विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब है कि नदी अंदर ही अंदर बहती है। इसका कारण क्या है कि एक समय में नदियाँ क्या है? सीधी ऐसी बहती होगी, लेकिन धीरे धीरे नदी ने क्या पे क्या बिछाती गई? मोटे कंकड़ पत्थर बिछा दी गई, जिसके कारण नदी जो है अंदर ही अंदर क्या होने लगी? प्रभावित होने लगी।
अगली विशेषता इसकी याद रखनी है आपको कि होता क्या है कि ये जो कंकड़ पत्थर है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है, यहाँ पे बालू है, तो जब बालू वर्षा होती है तो यहाँ पे पानी रुकता नहीं है। इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेतली भूमि है, रेतली भूमि है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, जिसके कारण यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, पानी सीधे नीचे चला जाता है। और यह क्षेत्र किस प्रकार से बन गया, एक प्रकार से आपका छिद्रयुक्त बन गया। किस प्रकार से बन गया, छिद्रयुक्त, या हम कहें रंध्रयुक्त। तो अगली जो विशेषता आपको याद रखनी है भाबर की, कि भाबर क्षेत्र की जो धरातल है, भाबर क्षेत्र का जो धरातल है वह किस प्रकार से, रंध्रयुक्त, रंध्रयुक्त कहे या हम कहें छिद्रयुक्त। भाबर क्षेत्र की या भाबर क्षेत्र का धरातल किस प्रकार से, भाबर क्षेत्र में रंध्रयुक्त धरातल पाई जाती है। अगली विशेषता आपको याद रखनी इस क्षेत्र में कि यहाँ पे मोटे कंकड़ पत्थर है, बालू है, यहाँ पे जो है अगर हम कोई फसल बोते हैं तो यहाँ पे कोई फसल बोते हैं, क्योंकि अनाज की जड़ें छोटी छोटी होती है, जिसके कारण यहाँ पे छोटी छोटी जड़ें होती है, मिट्टी है नहीं, मोटे कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ पे कृषि होती नहीं है, कृषि यहाँ पे होती नहीं है। तो भाबर क्षेत्र क्या है, कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है। भाबर क्षेत्र कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। फिर यहाँ पे दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है कि मान लीजिए भाबर क्षेत्र में कोई वन लगाए, हमने कोई पेड़ पौधे लगाए, तो पेड़ पौधे लगाए तो पेड़ों की जड़ें लंबी होती है, तो नदी यहाँ पे क्या है, अंतर्वाहिनी है, अतः नीचे नीचे क्या है, नदी नीचे प्रवाहित हो रही है, तो पेड़ों की जड़ें कहाँ है, पानी में आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे वन बहुत अच्छे होते हैं। और अच्छे होने के एक साथ साथ यहाँ पे क्या है, ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पूरे भौतिक प्रदेशों में तो सर्वाधिक वन जो है इसी भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं। और जहाँ पे सर्वाधिक वन होंगे तो भाई वहाँ पे क्या हो जाएगा, जंगल होगा, और जंगल में ही क्या रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। तो अगली विशेषता हमको याद रखनी है पांचवी, कि वन एवं वन्य जीवों का घर किसे कहा जाता है, वन एवं वन्य जीवों का घर, वन एवं वन्य जीवों का घर किसे कहा जाता है, भाबर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वन एवं वन्य जीवों का घर भी इसे हम कहते हैं। फिर अगली विशेषता आपको याद रखनी है छठवीं, कि भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में हम किस नाम से जानते हैं, माल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो भाबर क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि किस क्षेत्र में, किस भौतिक प्रदेश में रंध्रयुक्त धरातल पाई जाती है, तो आपको याद रखना है भाबर क्षेत्र में। जैसे कौन सी, किस क्षेत्र में नदियां अंतर्वाहिनी अंदर ही अंदर प्रभावित होती है, या किस क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो जाती है, तो आपको याद रखना है किस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में। दूसरा कि वन एवं वन्य जीवों का घर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भाबर क्षेत्र को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वन सर्वाधिक ऊंचे और सर्वाधिक वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस भौतिक प्रदेश को प्राचीन काल में माल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था।